नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिरोधों का संयोजन का अध्ययन करेंगे। यानी हम कक्षा 10 की फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम श्रेणी क्रम संयोजन समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर, प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? तो मैं आपको बताता हूँ। तो भैया, जैसे आपके पास एक 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और आपके पास एक 5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। तो आपके पास 2 प्रतिरोध हैं। अब सोचिए कि आपको इन दोनों प्रतिरोधों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको एक 8 ओम का प्रतिरोध चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे काम कि अब आप मार्केट जाएंगे और मार्केट से एक नया 8 ओम का प्रतिरोध खरीद के लाएंगे ना। लेकिन अगर यहीं पर जो आपके पास 3 और 5 कूला ओम के प्रतिरोध हैं, अगर इनसे आपका काम हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। क्या अच्छा हो जाएगा कि इस प्रतिरोध को खरीदने का पैसा बच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं कि अगर हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं तो हम उन दोनों को जोड़कर एक नया प्रतिरोध बना लेते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ करके 5 3 8 ओम का हम अपने आप से एक प्रतिरोध बना सकते हैं। इसीलिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो श्रेणी क्रम संयोजन बहुत ही ज़्यादा आसान है कि श्रेणी क्रम कहता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। और ये नोट वाली बात है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो अब ये बात समझ में नहीं आई, तो इसके लिए एक परिपथ बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास परिपथ है, चलिए मान लेते हैं ये बैटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये बैटरी हो गई और कुंजी भी होगी, तो कुंजी हो गई। तो ये इस तरह से था। अब देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, तो हम तीनों प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध ये है, ये इसका नाम है R1। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं ना। तो ये पहला प्रतिरोध है और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका पहला सिरा ये था और दूसरा सिरा ये है। तो अब दूसरा सिरा जो है वो दूसरे वाले प्रतिरोध के, यानी जो यहाँ पे नया प्रतिरोध एक जोड़ रहे हैं, इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ये R2 हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये नया प्रतिरोध फिर से लाएंगे, यानी जो तीसरा प्रतिरोध आएगा उससे इस दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होगा, यानी इस तरह से। और ये हमारा प्रतिरोध होगा और ये यहाँ पे आएगा और इसको चलिए मिला देते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं कि इसका अंतिम सिरा ये होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो पहला प्रतिरोध है इसके 2 सिरे हैं। ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, और ये दूसरा सिरा जो है ये दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस दूसरे वाले सिरे का, यानी दूसरे वाले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे वाले प्रतिरोध के, ये R3 है, पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अब अगर चौथा जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे कि तीसरे वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से चौथे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देंगे, यानी एंड टू एंड को जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इस बात को आपने समझा। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध हैं? 1 2 3। ये हमारा एक सिस्टम बन गया, एक निकाय बन गया। अब इस सिस्टम में यहाँ पे देखिए, ये एक बिंदु है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आपने पढ़ा है कि चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है ना। यानी ये जो यहाँ पे ये 2 सिरे हो गए, तो इन 2 सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा कुछ और होगा, तो हम चलिए उसे मान लेते हैं V1, ठीक है। और ये जो सिरे हैं, इन 2 सिरों के बीच का विभवांतर कुछ और होगा, तो चलिए हम उसे मान लेते हैं V2। और ये जो सिरा है
इस सिरे के बीच, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो चलिए उसे मान लेते हैं V3। ये मैंने पढ़ाया है आपको कि चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है ना, जितने सिरे होंगे उतने प्रकार का विभवांतर होगा। और एक बात आपने लिखी है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, यानी जो धारा होगी वो यहाँ पे भी I होगी, यहाँ पे भी I होगी और यहाँ पे भी I होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही तार है तो एक समान धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे हम ओम का नियम लगाएंगे। सबसे पहले इस वाले में लगाते हैं, ठीक है। ओम का नियम होता है R बराबर V/I। तो यहाँ पे R क्या है? R है R1। इस सूत्र को थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। हम इसे और क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, अगर V बराबर करें तो ये हो जाएगा R का I में गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा I R हो जाएगा ना। तो चलिए इसी I R का प्रयोग करते हैं। तो पहले इस वाले निकाय में देखते हैं, यानी ये वाला जो पहला वाला है। तो यहाँ पे V क्या है? V है V1। V क्या है? V है V1। तो V के स्थान पे V1 बराबर I के स्थान पे क्या? I तो हर जगह समान है, तो यहाँ पे I पे I ही रहेगा। पेन खत्म हो गई। तो I के जगह पे I रहेगा, क्योंकि I है, धारा समान बह रही है। और R के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? R1। इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। फिर इस दूसरे वाले में देखते हैं, ये जो दूसरा वाला है। तो यहाँ पे V क्या है? V है V2 बराबर I तो भाई सेम है, तो I रहेगा। R के स्थान पे क्या? R2 हो जाएगा। जो लिखा है वही लिख देना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला बच रहा है, तो इस वाले को भी देख लेते हैं। V के स्थान पे क्या रहेगा? V3 रहेगा बराबर I के स्थान पे I, सभी परिपथ में धारा समान है, और R के स्थान पे R3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस परिपथ के तुल्य एक नया परिपथ बनाते हैं। तो नया परिपथ कैसे बनेगा? चलिए मान लेते हैं कि हम इस परिपथ के तुल्य एक नया परिपथ बना रहे हैं। ये यहाँ पे बैटरी हो गई, ये है प्लस, ये है माइनस। चलिए समझ लीजिएगा, ये लाइन नहीं रहेगी यहाँ पे। और ये हो गया कुंजी, और ये एक नया प्रतिरोध यहाँ पे लगाते हैं। चलिए ये प्रतिरोध मान लेते हैं R है। ये R जो होगा ये तुल्य होगा। R तुल्य क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जितना ये तीनों मिल करके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं उतना प्रतिरोध ये केवल अकेला उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। जैसे ये तीनों मिल करके 8 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये वाला 8 ओम प्रतिरोध अकेले उत्पन्न कर रहा है। तुल्य का मतलब एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कि 3 व्यक्ति मिल करके एक काम को कर रहे हैं, और अगर कोई एक अकेला व्यक्ति आता है जो उस काम को अकेले कर देता है, तो आप कहेंगे कि ये अकेला व्यक्ति इन तीनों व्यक्तियों के तुल्य है। यानी ये तीनों जितना काम मिलकर एक साथ कर रहे हैं उतना ये अकेला कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी V बराबर लगाएंगे, सूत्र है ये वाला। तो ये तुल्य परिपथ है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप लिख दीजिएगा, मान लेते हैं। इसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से लिखिए, या फिर लिखवाऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आपने एक तुल्य परिपथ बना लिया है। अब इस तुल्य परिपथ में ओम का नियम लगाते हैं। तो ओम का नियम होता है यही वाला सूत्र। V के स्थान पे क्या रहेगा? इसका एक ही सिरा है तो V ही रहेगा, अलग अलग विभवांतर होगा नहीं। तार एक ही है तो धारा भी समान प्रवाहित होगी। I और R के स्थान पे है R तुल्य। तो V बराबर लिखेंगे क्या? इसमें V के स्थान पे V है, और I के स्थान पे I है, और R के स्थान पे R तुल्य है, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो बैटरी है, यही बैटरी ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इन तीनों को विभवांतर दे रही है। बात को समझिए कि ये अकेली बैटरी इनमें, इनमें और इनमें सब में विभवांतर बांट रही है। तो अगर मान लें कि परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, हम लिख देते हैं कि माना परिपथ में लगी
बैटरी का विभवांतर V है, ये V है, ठीक है। तो अब जब परिपथ मिले कि बैटरी का विभवांतर V है तो क्या होगा, एग्जाम्पल समझिए। जैसे ये आपके दादाजी हैं, दादाजी के पास थे 4 रुपये और वो 4 रुपये उन्होंने आपको दिया, आपके भाई को दिया और आपकी बहन को दिया। यानी आपको 2 रुपये दे दिए, आपकी भाई को 1 रुपये और आपकी बहन को 1 रुपये दिया। तो अगर इस 4 रुपये को ऐसे लिखें, ये 4 है बराबर, इस 2 को जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 1, तो ये 4 के बराबर आ जाएंगे। 2 1 3, 3 1 4। यानी दादाजी जितने पैसे हैं उतने ही ना बांटेंगे। यानी ये 4 बराबर हो गया किसके, इन सबको बांटे गए रुपयों के। उसी तरह से ये बैटरी है आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास बैटरी है, इसका विभवांतर है V। तो अब यही ना बांट रही है इसको, इसको और इसको विभवांतर। उसी तरह से मान लेते हैं ये दादाजी हैं, ये आप हैं, ये आपके भाई हैं और ये आपकी बहन है। तो इन तीनों के विभवांतर को जोड़ दें तो इसके विभवांतर के बराबर आ जाएंगे। यानी V बराबर होगा V1 + V2 + V3 के। आसान सी बात थी, यानी 3 ही तो विभवांतर हैं, यानी 1 2 3। अब तीनों का मान क्या है, V1 V2 V3 और ये V, तो सबका मान ला करके रख देते हैं। तो समीकरण 1 2 3 और 4 से V1 V2 V3 और V का मान रखने पर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा तेज लिखा है कि समीकरण 1 2 3 व 4 से V1 V2 V3 तीनों में कामा है तथा V का मान रखने पर समीकरण है हमारे पास V = V1 + V2 + V3। V1 का जो मान निकाला है हमने, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। V का जो मान है, V का मान आपने निकाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं V का मान है IR। तो V के स्थान पे हम लिखेंगे IR तुल्य। तो V के स्थान पे हम लिखेंगे IR तुल्य बराबर V1 के स्थान पे आपने निकाला है IR1 और V2 के स्थान पे आपने निकाला है प्लस करके IR2 प्लस V3 के स्थान पे निकाला है आपने IR3। अब देखिए यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, तो हम I कॉमन ले लेते हैं। तो IR तुल्य बराबर I कॉमन ले लिया तो R1 + R2 + R3। I से ये I कट जाएगा तो हमें मिलेगा R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3। इस तरह से ये सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो हम उन्हें इस तरह से जोड़ेंगे। ये सूत्र आया है, इसी सूत्र की सहायता से आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं, ठीक है। और अगर इसी परिपथ में n प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, यदि परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हों तो क्या होगा, यही R तुल्य होगा बराबर R1 + R2 -- RN हो जाएगा। n का मतलब है कि आप 4 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध, 6 प्रतिरोध, 7 प्रतिरोध, जितने प्रतिरोध आपको क्वेश्चन में देगा आप उन्हें इस तरह से रख करके जोड़ देंगे और बोल देंगे कि इसका R तुल्य यानी तुल्य प्रतिरोध इतना आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा। इस तरह से आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में पार्श्व क्रम संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन समझेंगे। धन्यवाद।